Hello my future doctors, this side Biowali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MedJX। तो बच्चों जैसे हमने रिवर्स केयर से 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की है और एनसीईआरटी लाइनर सीरीज, आज पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, मतलब एक तरीके से, और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी खूब आते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से अपने हाथ में एनसीईआरटी ले लो, पेन ले लो और फटाफट इसकी रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो एक छोटे छोटे कुछ पैराग्राफ आते हैं जहाँ पे जनरल डिस्कशन किया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। इवोल्यूशन में तो हम हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री नहीं है जब एसएसटी में पढ़ते हैं। दिस हिस्ट्री इज अबाउट इवोल्यूशन कि लाइफ कैसे आई, लाइफ ने भी ट्रांजिशन कैसे किया, इस तरीके से। What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna, I hope you know the word flora and fauna, है ना? Fauna is animals and flora means plants that have occurred over million of years on earth. We must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars and indeed of universe itself. अगर हमें लाइफ के बारे में पढ़ना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब कैसे आए, है ना? So what follows is the longest of all constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in context of evolution of Earth and against the breakdown of evolution of universe itself. Means simply NCERTs want to say कि हम इस चैप्टर में सारा का सारा evolution पढ़ेंगे, चाहे वो यूनिवर्स का हो, अर्थ का हो, प्लैनेट्स का हो, लाइफ का हो, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं? When we look at stars on a clean night sky, we are in a way looking back in the time. क्यों? क्योंकि वो लाइट इतने टाइम पहले चलना स्टार्ट होगी और आज वो हमारी आइज पर स्ट्राइक कर रही है। So basically we are looking into the stars means we are looking at the past time. ठीक है, स्टेलर डिस्टेंसेस जो वो होते हैं, प्लैनेट्स के बीच की दूरियां होती है या सेलेस्टियल बॉडीज का जो डिस्टेंस होता है उसे स्टेलर डिस्टेंस कहा जाता है, आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back. तो इस तरीके से हम हिस्ट्री में पीक कर रहे हैं। And from trillions of kilometers away reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surroundings, we see them instantly and hence in present time. तो अब मैं जैसे चेयर देख रही हूँ, मैं कैमरा देख रही हूँ, मैं बोर्ड देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, तो वो अभी अभी की बात है। लेकिन जब मैं सन को देख रही हूँ या फिर जब मैं किसी स्टार को देख रही हूँ तो उसकी लाइट बहुत टाइम पहले चलना स्टार्ट कर दी थी। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. ठीक है, जनरल डिस्कशन की बात है। Next, the origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast, no doubt. Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. छुटकू सा टुकड़ा है हमारा अर्थ यूनिवर्स के सामने। Universe is very old. कितना? 20 billion years old. ये यूनिवर्स की कहानी है। ये सब पॉइंट्स तो मैं लिखने हैं। 20 बिलियन ईयर अगो पहले बना था यूनिवर्स। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? गैलेक्सीज का एक ग्रुप। ठीक, गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। यानी कि सबसे पहले यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, एंड गैलेक्सीज क्या है? क्लाउड है ऑफ गैस एंड डस्ट, इसका क्लाउड है यूनिवर्स, मतलब गैलेक्सी। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पैक। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी तुम्हें पता होगा ना कि एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम पहले एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, क्लाउड्स का ग्रुप ऐसे आपस में दूर चला गया था, फिर ग्रेविटी के एक्शन से धीरे धीरे पास आने लगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फिर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बना, फिर धीरे धीरे लाइफ बनी। इस टाइप की सारी चीजें बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। सो द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में है ये। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन unimaginable in physical term and this explosion was thermonuclear. The universe expanded and hence the temperature came down. universe expand किया तो जो इतना high temperature हो रखा था वो धीरे धीरे कम। हाइड्रोजन एंड हीलियम formed sometimes later. इसके बाद कौन सी दो गैसेस बनी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट,
द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो गैसेस थे, जो क्लाउड्स थे, जो ऐसे दूर दूर चले गए थे, वो ग्रेविटेशन के एक्शन में पास आने लगे, कंडेंस होने लगे, और जिससे अलग अलग गैलेक्सीज बनी। इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर भी सिस्टम्स हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम है बिकॉज वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स आया और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी अर्थ आई। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो हमारे सरफेस को किस किस ने कवर किया हुआ था? वाटर, लेकिन गैस की फॉर्म में, मीथेन गैस, CO2 एंड अमोनिया, ये सारी चीजें थी, लेकिन कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। नाउ द UV रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर को UV रेडिएशन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा। ठीक है, हो गया बैलेंस? हाँ। नाउ एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप। तो जो हाइड्रोजन है वो तो एस्केप कर गई। ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन बची थी, ये कंबाइन की फिर अमोनिया के साथ, और ये कंबाइन की मीथेन के साथ, और यहाँ से इसने बनाया पानी। यानी कि ऑक्सीजन को कभी फ्री रहने का मौका ही नहीं मिल पाया, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिली थी। पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनी, लेकिन ये ऑक्सीजन कंबाइन कर गई अमोनिया और मीथेन के साथ टू फॉर्म वाटर। क्लियर? CO2 एंड अदर। CO2 कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे मीथेन है तो यहाँ से CO2 भी बन सकता है, यहाँ से नाइट्रेट्स भी बन सकते हैं, NO2 कुछ भी बन सकती है। ठीक है। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड as it cooled, the water vapor fell as the rain to fill all the depressions and form oceans। पहले अर्थ में कुछ नहीं था, पहाड़ थे, गड्ढे थे, पहाड़ थे, गड्ढे थे, ऐसे पूरा हमारा स्ट्रक्चर था। तो ओजोन लेयर बनी, धीरे धीरे फिर वाटर वेपर्स कूल डाउन हुए, बारिश गिरने लगी। अब बारिश गिरेगी तो ये सारे गड्ढे क्या होगा? पानी से भर जाएंगे, है ना? तो इस वजह से क्या बने? ओशियंस बने। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले, उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। अब लाइफ कैसे? यूनिवर्स बन गई, अर्थ बन गई, लेकिन लाइफ कैसे आई? तो some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought the units called as the spores were transferred to different planets including Earth. ये panspermia थ्योरी है बेसिकली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में स्पोर्स घूम रहे थे, वो स्पोर्स जिस प्लैनेट पे लैंड किए वहां से लाइफ ऑरिजिनेट हुई। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिनका ये पैंसपर्मिया वाला आइडिया बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दैट पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। और ये पैंसपर्मिया किसके बारे में बात कर रहा है? स्पोर्स के बारे में। फॉर अ लॉन्ग टाइम it was also believed that life came out of decaying and rotting material like straw and mud। मतलब मिट्टी में कोई लाइफ बन जाएगी, स्ट्रॉ में कोई लाइफ बन जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो लाइफ फॉर्मेशन की बात है विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे कहा जाता है एबायोजेनेसिस। ए मतलब विदाउट, बायोजेनेसिस मतलब विदाउट लाइफ। तो बिना लाइफ के जब लाइफ बन जाएगी तो उसे एबायोजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें से ये वाली थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अचानक से ही लाइफ बन जाए, मिट्टी सड़ी हुई मिट्टी पड़ी है या डेड एंड डिकेइंग कुछ भी मैटर पड़ा हुआ है तो उसमें से लाइफ बन जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने किया था ना वो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके लुइस पास्चर ने बोला कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। क्लियर? He showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast। ये pre-sterilized है, यानी कि इसको पहले से ही कंटामिनेशन फ्री कर दिया। और इसमें क्या डाला इन्होंने? नीचे killed yeast डाल दिया। ठीक है। Now, while in another flask open to air, new life form arose। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? एक फ्लास्क में सारी ओपनिंग्स बंद कर दी और killed yeast रख दिया, तो कोई लाइफ नहीं बनी। लेकिन जब इन्होंने इस ओपनिंग को ओपन रखा तो नई लाइफ बन गई, यानी कि वो लाइफ की जो छोटी यूनिट है वो बाहर से ही अंदर आई होगी। क्लियर? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वन फॉर ऑल, हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था हमेशा के लिए, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं आया कि पहली लाइफ कैसे बनी। ठीक, इसके बाद
ये ओपेरिन एंड हेल्डेन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन कहाँ का था? रशिया का था, एंड हेल्डेन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। So Oparin and Haldane proposed that the first form of life could have originated from pre-existing non-living organic molecule। इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल्स के बेसिस पे उन्होंने बोला कि लाइफ ओरिजिनेट करती है, तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ ओरिजिनेट करती है, जिनका एग्जांपल है आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ऐसा होता है जैसे ये पहाड़ है और ये ओशियंस है, तो पहाड़ पे बारिश गिरेगी, पहाड़ के जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं सारे कहाँ चले जाएंगे? समुद्र के पानी में। ओशियन है, पानी है, टेम्परेचर वैसे भी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका पॉलीमराइजेशन होगा और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गए, अमीनो एसिड्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। तो ये जो पूरा एक सूप तैयार हो रहा है, इसे नाम दिया गया था हॉट डाइल्यूट सूप। किसने नाम दिया? हेल्डेन ने, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। So the conditions on earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar conditions in lab scale. ऐसी ही कंडीशन जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, ऐसी कंडीशंस को लैब कंडीशन में बनाया था एच.एल. मिलर ने। सो ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, ये गैसेज रखी थी इन्होंने, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, क्योंकि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में यही गैसेस सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग नेचर की थी। एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्विवेलेंट है उसके हाई टेम्परेचर से। He observed formation of amino acids in similar experiments. Other observed formation of sugars, nitrogenous bases, pigments and fats. देखो मिलर ने जो ऑब्जर्व किया वो था फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स अपने अपने लेवल पे किए तो वहाँ शुगर भी मिली, नाइट्रोजनस बेसिस भी देखने को मिले, पिगमेंट्स भी बने और फैट्स भी बने, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मेटेरियोइड कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग that similar processes are occurring elsewhere in the space. मेटेराइट जो बाहर के जगह से आते हैं, अर्थ के बाहर के सराउंडिंग से, तो उनकी भी जब केमिकल एनालिसिस की गई तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही कुछ मिला। तो इसका मतलब ये हमें पता चला कि हो सकता है कि ऐसा ही प्रोसेस किसी और जगह पे भी हो रहा हो। With limited evidence, the first part of conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो क्या है? हमारी ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट, वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। देखो ठीक है, केमिकल आरएनए बन गया, आरएनए से कुछ आगे बना होगा, लेकिन वो रेप्लिकेट वाला जो सिस्टम है वो सबसे पहले कैसे आया वो हमें अभी तक नहीं पता। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। नॉन सेलुलर मतलब केमिकल वाली जो लाइफ है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, बस ये थे। लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आई थी वो आई थी 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो सिंपल है, नीच में तुम्हें क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो तुम्हें 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले आए तो लाइफ आई, 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले नॉन सेलुलर वाली आई, एंड 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। सेलुलर मतलब वो सारे जो हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है उसको कर सकती थी। These were probably single cells. All life forms were in water environment only. सब पानी में ओरिजिनेट हुए थे, क्योंकि पानी, वोल्केनो और हवा के अलावा वहां पे कुछ था ही नहीं। This version of biogenesis, the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. तो बायोजेनेसिस का ही एक एग्जाम्पल है केमिकल इवोल्यूशन, तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into complex biodiversity is the fascinating story. एक सिंगल सेल बन गया, लेकिन उससे जो आज हमारी 1.5, 1.7, 1.8 मिलियन की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कैसे आई, दैट इज स्टिल अ फैसिनेटिंग स्टोरी। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है ये यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर इज सिमिलर टू द हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक वैक्यूम पंप ली, यहाँ पर एक वो लिया, एक मतलब एक फ्लास्क टाइप का स्ट्रक्चर लिया जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जो स्पार्क डिस्चार्ज कर रहे हैं, विच इज सिमिलर टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूवी रेडिएशन। सो बहुत वोल्टेज का यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा। गैसेस ली,
कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, वेपर्स की फॉर्म में होगा, वाटर आउट, कंडेंसर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ पे बन जाएंगे क्या, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो इसको अमीनो एसिड्स दिखे थे वो यहाँ बन जाएंगे। नेक्स्ट, conventional religious literatures tell us about the theory of special creation. This theory has three connotations. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ का कैसे इवोल्यूशन हुआ, हम उस तरफ प्रोसीड कर चुके हैं। सो दिस थ्योरी हैज थ्री कॉनोटेशंस। वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। आज जो भी हम ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं ये पहले से ही थे, यानी कि क्योंकि इनको ऐसे ही बनाया गया था स्टार्टिंग से। टू, that the diversity was always the same since creation and will be same in the future also. जो डाइवर्सिटी तुम्हें आज देखने को मिल रही है वही डाइवर्सिटी पहले थी और वही डाइवर्सिटी आगे भी मिलेगी। मतलब एक्साइटेशन बोल रही है, एक्सटिंक्शन का तो मतलब धज्जियां उड़ा दी इस तरीके से, ठीक है। 3, that earth is about 4000 years old. अर्थ केवल 4000 साल पुरानी है, ऐसा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोल रही है। All these ideas were strongly challenged during 19th century based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle. Around the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. डार्विन ने क्या किया, शिप में बैठ के एक दुनिया की यात्रा की थी। जो शिप में, शिप का नाम था HMS बीगल। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन शिप का नाम। तो इन्होंने देखा कि जो भी डाइवर्सिटी आज है वो डाइवर्सिटी कुछ हद के डिफरेंसेस तक पिछली डाइवर्सिटी से सिमिलैरिटी शो कर रही है, ठीक है। फिर मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स है जो अब ऐसी एग्जिस्ट कर भी नहीं रही, यानी कि एक्सटिंक्शन मानते थे। There had been extinctions of different life forms in the year gone by just as new forms of life arose. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation. मतलब वही सारी बातें हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई हाँ, कुछ डिफरेंसेस के साथ सिमिलैरिटीज तो होती है, लेकिन काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी कर चुकी हैं, काफी सारी इवॉल्व भी कर चुकी है। दिस वाज द आइडिया ऑफ डार्विन। नेक्स्ट, those characteristics which enable some to survive better in natural conditions but outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. मान लो तुम सब लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, जिसकी तैयारी सबसे सुपर होगी वो सिलेक्शन ले लेगा, जिसकी तैयारी नहीं होगी उसका सिलेक्शन नहीं। जो जितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, वेल अडेप्टेड है, वो सर्वाइव करेगा, बाकी के नहीं कर पाएंगे। तो यही बात बोल रहा है। अनदर वर्ड यूज्ड इज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। फिटनेस मतलब होता था डार्विन का, इसको बोलते थे हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस, reproductive fitness. So fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. Hence those who are better fit in environment will leave more progeny than others. जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा progeny लीव करेगा और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। Thus these therefore will survive more and hence are selected by nature. मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम रिप्रोडक्टिवली फिट हो और नेचर तुम्हें ज्यादा सेलेक्ट करेगा एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये उसका आइडिया था बेसिक। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज द आइडिया ऑफ डार्विन। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, also had a similar conclusion around the same time. मतलब डार्विन अपना अलग काम कर रहे थे और एक और एल्फ्रेड वॉलिस थे, वो अपना अलग काम कर रहे थे। ये पूरे समुद्र की यात्रा की थी, लेकिन अगर आइलैंड का नाम आ जाए डार्विन के लिए तो वो गैलापागोस आइलैंड होगा। एल्फ्रेड वॉलिस के लिए वो क्या है, मलाय आर्किपेलागो। अब डार्विन को ये सारा काम करने के लिए जो एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिली थी, उन्होंने एक ऐसे पढ़ा था पॉपुलेशन पे बाय माल्थस, तो उन्होंने उनसे ये सारी इंस्पिरेशन गेन की थी, ठीक है, थॉमस माल्थस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. कहीं ना कहीं हम सबके recent या फिर बहुत पुराने common ancestors रहे हैं। एप्स और ह्यूमंस के भी common ancestors रहे हैं, तो सबके common ancestor कहीं ना कहीं हैं। However, these ancestors were present in different period of history of time. अब यहाँ पे important है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इतना ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है,
तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम एज ग्रुप नहीं, कितना पीरियड ऑफ टाइम तुम कंसिडर कर रहे हो, तो उसको बांटा गया है इपॉक्स, पीरियड्स एंड एरास में। तो अगर कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कैसे होता है, इयॉन वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, बट इयॉन देन इपॉक्स, इपॉक्स के बाद पीरियड्स, एरा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, क्योंकि जब तुम इसके अलग अलग टाइम जोन्स में जाके देखोगे तो तुम्हें पता चले इस टाइम जोन में अच्छा डायनासोर फ्लरिश कर रहे थे, इस टाइम जोन में उनका एक्सटिंक्शन हो गया था, इस टाइम पे हमारे सीलोकेंथ आए थे। मतलब जब भी तुम इन हिस्ट्री को देखोगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो तुम्हें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी समझ में आएगी। और कॉमन परमिसिबल ये तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, क्या एविडेंसेस इवोल्यूशन के, यहाँ से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है और नीट में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल बेस्ड। सो एविडेंस फॉर इवोल्यूशन हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ, ये तो हाँ, सबसे पहले एग्जाम्पल है फॉसिल्स। जैसे किसी की हड्डियां रह जाती है तो हड्डी की तुम एज स्टडी करके बता सकते हो कि कितना साल पुराना है, और उस टाइम के कंपैरिजन में आज कितना इवोल्यूशन हुआ है ये बता सकते हैं। So fossils are remains of hard parts of life found in the rocks में मिलती हैं, mostly metamorphic, sedimentary rocks. Rocks form sediments and a cross section of arrangements of sediments one over the other during, वही अगर तुम अर्थ का ऐसे क्रॉस सेक्शन लोगे तो तुम्हें अलग अलग सेडिमेंट्स में अलग अलग फॉसिल्स मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे अलग अलग हिस्ट्री के बारे में। Different age rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular segment. तो जो सेगमेंट जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा ओल्डेस्ट होगा, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा recent वन होगा। Some of them appear similar to modern organism. They represent extinct organisms, जैसे कि डायनासोर, हाँ extinct वही दिखा सकते हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आज के ऑर्गेनिज्म से सिमिलर भी हो सकते हैं। A study of fossils in different sedimentary layer indicates the geological period in which they existed. The study showed that the life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain. वही है, तुम्हें इन फॉर्म्स को पढ़ के तुम्हें क्या ही समझ आता है, तुम्हें यही तो समझ में आता है ना कि उस टाइम पे ये लाइफ फॉर्म ऑरिजिन, मतलब ये लाइफ फॉर्म फ्लरिश कर रही थी, या इसका अब एक्सटिंक्शन हो चुका है, या आज भी ऐसे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सारी चीजें पता चलती है फॉसिल्स को पढ़ के, तो यही एनसीईआरटी बोल रही है। Hence, new forms of life have arisen at different times in history of Earth. All this is called paleontological evidence. तो fossils की studies called as paleontology, और paleontology से जो evidence मिल रहा है उसको हम बोलते हैं paleontological evidence। ठीक है। Embryological support for evolution, embryological evidence है, ध्यान से देखना, was proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage of all vertebrates. सारे वर्टिब्रेट्स की इन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेज देखी और सब में कुछ कॉमन फीचर्स इन्होंने ऑब्जर्व किए, ठीक है, जो कि एडल्ट में एब्सेंट थे। फॉर एग्जांपल, ऑल द एम्ब्रियोज बट अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, यू ऑल नो दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। तो इन्होंने बोला कि गिल स्लिट्स सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, हेड के पीछे थी, लेकिन ये एडल्ट फॉर्म में केवल फिश में मिली, क्योंकि बाकी सब में इसका कोई फंक्शन नहीं है। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Meyer. ये बच्चे इस नाम को स्किप कर जाते हैं, this is important. कार्ल वॉन मेयर ने अर्न्स्ट हैकेल के एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को डिस्कार्ड किया था। He noted that embryos never pass through adult stage of other animals. इन्होंने ये बोला कि भाई एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की जो भी स्टेजेस होने वाली है, एम्ब्रियो उससे पास नहीं करते हैं। Comparative anatomy and morphology shows similarity and differences. Leave it. ये डायग्राम है, तुम देख लेना कौन किससे ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर आया जिससे हमारा ब्रेंकियोसॉरस निकला, ब्रेंकियोसॉरस से हमारा टायरानोसॉरस रेक्स निकले। उसके बाद एक लाइन से आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बाद क्रोकोडाइल्स और उससे टेरानोडॉन, फिर एक लाइन से स्टेगोसॉरस और फिर ट्राइसेराटोप्स। तो यहाँ से तुम्हारा ऑर्डर पूछ लेगा कि इसके बाद नेक्स्ट फिल करो ऑर्डर क्या होगा, तो तुम्हें वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस यानी कि जिनका ऑरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट, एंड एनालॉगस डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ऑरिजिन बट फंक्शन सेम। तो कौन है जो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है
और कौन है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। तो होमोलोगस मतलब सेम ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट होता है। और एनालॉगस बोल रहा है भले तुम डिफरेंट ऑरिजिन के हो लेकिन तुम सेम फंक्शन की तरफ कन्वर्ज हो रहे हो, तो इट इज गोइंग टू शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड to understand whether common ancestors were shared or not. For examples, whales, bats, cheetahs and humans, all mammals share similarity in pattern of bones of foldings. सब में वही है, ह्यूमरस होगी, रेडियस अल्ना, कार्पी मेटाकार्पी फेलेंजेस सब में होती है। तो these folding patterns different functions in these animals. सब में फंक्शन अलग होगा, जैसे बैट्स में उड़ने के लिए, वेल्स में स्विमिंग के लिए, चीताज में भागने के लिए, ह्यूमंस में ऐसे चलने के लिए, ग्रास्पिंग करने के लिए बेसिकली। तो इस तरीके से हैंस इन दीज एनिमल्स वही है। फिर बात डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो मैंने तुम्हें बताई थी, अडैप्टेशन हो गया अलग अलग तरीके का इन स्ट्रक्चर। होमोलोगस कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है क्योंकि एक कॉमन ऑरिजिन जिससे अलग अलग फंक्शन की तरफ तुम डाइवर्सिफाई हुए थे, तो एक कॉमन एंसेस्टर है। एग्जाम्पल्स और क्या है, वर्टिब्रेट्स के हर्ड्स एंड प्रे, प्लांट्स में थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। बोगनविलिया के थॉर्न्स, कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स, मैन, चीता, व्हेल, बैट सबके फोर लिम्ब का पैटर्न, ठीक है, सेम हड्डियां हैं। नेक्स्ट, homology is based on divergent evolution whereas analogy is exactly opposite. Analogy के example, wings of butterfly and birds, ये analogous organ का example है। इसके बाद they are not anatomically similar structures though they perform same functions, उड़ने के काम आते हैं ना। इसके बाद hence analogous structures are as a result of convergence, क्योंकि अलग अलग origin के organisms एक common function के लिए converge हो रहे हैं, so that's why analogous organ is a convergent evolution. Other example includes eyes of octopus and that of mammals, flippers of penguins and dolphins, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो वर्टिब्रेट ब्रेन और हर्ट की बात करेगा तो एनालॉगस, ऑक्टोपस मैमल्स की आइज की बात करेगा तो एनालॉगस, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स की बात करेगा तो अगेन एनालॉगस। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अकॉर्डिंग स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट यानी कि रूट का मॉडिफिकेशन थी, एंड पोटैटो इज योर ट्यूबर स्टेम मॉडिफिकेशन, तो ये भी एनालॉगस है, फंक्शन सेम है, खाना। इसके बाद in the same line of arguments, similarities in proteins and genes performing a given function, similarities in proteins and genes, ये molecular evidence है। Performing a similar function among diverse organisms gives clues to common ancestry. These biochemical similarities point to shared ancestry. जैसे सबके अंदर साइटोक्रोम प्रोटीन होता है, साइटोक्रोम which is a part of your ETS, है ना। तो यहाँ साइटोक्रोम की प्रेजेंस होना भी बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर एविडेंस है। Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sports or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, still are of same groups. It is argued that if within hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? ये यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात कर रहा है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर कर रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब मैंने सेलेक्ट किया और मैं उनकी ब्रीडिंग करा के कुछ नई वैरायटी क्रिएट कर रही हूँ। तो ये बोल रहा है जब हमने कुछ सालों में ही इतनी ज्यादा वैरायटी क्रिएट कर दी तो क्या नेचर नहीं कर सकता था इतनी ज्यादा वैरायटी क्रिएट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शंस कम फ्रॉम इंग्लैंड, ये वही है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ्स मेड इन 1850s, मोथ्स का नाम था बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है। It was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged moths or melanized moths. However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization, there were more dark-winged moths in the same. मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम से समझो, ये बिफोर की पिक्चर है और ये आफ्टर की पिक्चर है, किसके बिफोर किसके आफ्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, है ना। तो यहाँ पर ये वाली कौन सी है, मेलेनाइज्ड मोथ,
क्योंकि पिगमेंटेड है, और ये वाली है वाइट। अब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड में प्रेजेंट है लाइकेंस, और तुम्हें पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा हुआ है कि लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। तो जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो पोल्यूशन से पहले लाइकेंस ने पूरी पार्क को कवर किया हुआ था, व्हाइट बैकग्राउंड बनाया हुआ था, तो बैकग्राउंड में छुप जा रही थी व्हाइट मोथ्स, तो ब्लैक वाली एक्सपोज हो रही थी, तो प्रेडेटर उसको खा के खत्म कर देता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इतना धुआं, इतना स्मोक पोल्यूशन हो गया कि लाइकेंस यहाँ से चली गई। अब लाइकेंस चली गई, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, तो अब मेलानाइज्ड मोथ्स फेवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कैसा है, डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव या फिर स्टेबलाइजिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्शनल सिलेक्शन। समझे? आगे, द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये वही है। ठीक है, तो इसको तुम पढ़ लेना, कुछ अलग नहीं है। सिमिलरली, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. herbicide, pesticides डालते हैं, तो मैं देखा होगा हम लोग ऑल आउट लगाते हैं मच्छर को भगाने के लिए, लेकिन काफी बार देखा गया कि ऑल आउट के आसपास ही मच्छर भी बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दे हैव अडेप्टिव देमसेल्व्स। तो herbicides, pesticides का हम यूज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन। बट दैट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट नेचुरल, दैट इज बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी। This is also true for microbes against we employ antibiotics or drugs in eukaryotic cell, यानी कि antibiotic resistance. Hence, resistant organisms or cells are appearing in time scale of months or years and not centuries. These are the example of evolution by anthropogenic actions, यानी कि man-made activities. This also tells us that evolution is not directed process in sense of determinism. मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने डिटरमाइन कर दिया कि भाई आगे जाके ना बस ये व्हाइट मोथ ही फेवर होगी, नहीं भाई, अगर तुम्हारा पॉल्यूशन कम हो गया तो कुछ और भी हो सकता है, सिचुएशंस रिवर्स हो सकती हैं, मतलब डिटरमाइंड नहीं है इवोल्यूशन का रिजल्ट। ठीक है, इट इज अ स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन, मतलब नेचर कैसा कर रहा है काम और ऑर्गेनिज्म कैसे म्यूटेट करके अडेप्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारा डिपेंड करता है कि इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा। आगे, What is adaptive radiation? Adaptive radiation Darwinian finches की कहानी है। During his journey, Darwin went to Galapagos Island. There he observed amazing diversity of creatures of particular interest. Small black birds, later called as Darwin's finches, amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. Same island पे अलग-अलग चोंच वाली चिड़िया उसको देखने को मिली Galapagos Island में। Galapagos Island is not a single island; it is a chain of islands. ठीक है? All the varieties he conjectured evolved on islands itself. ऐसा नहीं है बाहर से आई थी, सारी की सारी वैरायटी उसी सेम आइलैंड पे ही इवॉल्व हुई थी। ओके, फ्रॉम ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल वैरायटी क्या थी, सीड ईटिंग। ओरिजिनल सीड ईटिंग feature many other form with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian. तो किसी ने इंसेक्ट्स खाए, इंसेक्टिवोरस हो गई, किसी ने फ्रूट्स खाए, फ्रूगीवोरस हो गई, अलग अलग चीज जो जो उसने अपना खाया खाना, उस हिसाब से उसकी बीक में क्या हुए, मॉडिफिकेशंस हुए। This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called as adaptive radiation. तो ये definition है जो तुम्हें याद रखनी है। This process of evolution of different species in geographical area starting from a point and literally radiating to other areas is called as adaptive radiation. Same area में एक species से अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन, रेडिएशन ही कहलाता है अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, सो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी एग्जांपल है। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल। अब मेरे तुमसे एक सवाल है कि ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, सोचो। बताओ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है? तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखो ध्यान देना। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए तो इट कैन बी डाइवर्जेंट, इट कैन बी कन्वर्जेंट। अगर स्पीशीज के बारे में बात की जा रही है, जैसे बस डार्विन फिंचेस को देखूं तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा देखूं, दो स्पीशीज को कंसिडर करूं, तो दो स्पीशीज, मानो जैसे यहाँ पे एक बर्ड की स्पीशीज रह रही थी और जैसे मान लो यहाँ पे गोट की स्पीशीज रह रही थी,
तो दोनों स्पीशीज समहाउ इसी आइलैंड पर रहने के लिए तो अडेप्ट कर रही थी ना। इसमें अलग अलग तरीके से अडेप्टिव रेडिएशन होगी, इसमें अलग अलग तरीके से अडेप्टिव रेडिएशन होगी, इसमें तो बीक है ही नहीं, तो बीक जैसा थोड़ी ना होगा, लेकिन दोनों somehow are adapting themselves to live and accommodate on the same habitat। तो अगर दो या दो से ज्यादा स्पीशीज में अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है फॉर द सेम प्लेस, देन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने करी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने आएगा। ये डार्विनियन फिंचेस हैं, सारी अडेप्टिव रेडिएशन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है। ये हमारे मार्सुपियल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो तुम्हें इन ऑर्गेनिजम्स का नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लगता है बहुत सारे नाम दिए होते हैं और लिखाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, सो यू विल हैव टू टिक आउट द ऑड वन आउट। क्लियर? नाउ अब ये वाली लाइन जो बोलना चाह रही थी इंपॉर्टेंट, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in isolated geographical area representing different habitats, one can call this as convergent evolution। तो अगर एक ही जगह पर दो या दो से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशंस हो रहे हैं तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, बिकॉज somehow all these organisms are adapting to live on the same place। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? placental mammals and marsupials। Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to corresponding marsupials। तो placental और marsupials somehow they both shows convergent evolution। तो यहाँ पर इस टेबल से क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हें दे दिया जाएगा मोल, तो उसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के हिसाब से तुम्हें बताना पड़ेगा मार्सुपियल मोल, आंट ईटर का नम्बेट, माउस का मार्सुपियल माउस, लेम्यूर का स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल का फ्लाइंग फिलेंजर, बॉबकैट का टस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ का टस्मानियन वॉल्फ। तो ये तुम्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में याद करना पड़ेगा कि अगर एक पार्टनर ये है तो उसका दूसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अकॉर्डिंग क्या आएगा। ठीक है, नाउ evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capacity originated। देखो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर सेलेक्ट करेगा, अडेप्टेशन होगा, तो अडेप्टेशन तो तभी आ सकता है ना जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पे नहीं आया, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पे ही ऑपरेट किया है। The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection। The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle और लाइफ स्पैन। सीधी सी बात है, देखो ये बात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलता है, ये बात इवोल्यूशन भी बोल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल है, ये तुम पढ़ना, लेकिन मैं इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। जो ऑर्गेनिज्म जितना लेस कॉम्प्लेक्स होगा या जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी म्यूटेट करेगा, अडेप्ट करेगा, इवॉल्व, है ना। और जिसकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ी होगी या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो इट विल टेक टाइम कि वो सारी अडेप्टेशंस उसके क्रोमोसोम्स में आए, इनहेरिट हो और वो इवॉल्व करे। तो लाइफ स्पैन और बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे इवोल्यूशन पे। सो नेचुरल सिलेक्शन ये तो हो गया। देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, यानी कि क्रोमोसोम्स में चीज़ें आनी चाहिए। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment। ये adaptation की बात चल रही है कि अगर नेचर को सेलेक्ट करना है so you need to have adaptation, तो मैं अडेप्ट करना पड़ेगा। Branching descent and natural selection are two key concepts of Darwinian theory। नेचुरल सिलेक्शन के नेचर सेलेक्ट करेगा, ब्रांचिंग डिसेंट मतलब एक कॉमन एंसेस्टर और उससे धीरे धीरे अलग अलग लीनिएजेस ओरिजिनेट हुई। Even before Darwin, a French naturalist लेमार्क आए थे। लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव करके फिर डार्विन आए थे। लेमार्क ने बोला कि भाई पहले जिराफ है ना एकदम डॉग जैसे होते थे, जमीन पर चलते थे, लो वेजिटेशन को फीड करते थे, लेकिन फिर जैसे देखा वेजिटेशन हाई होगी तो उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच किया और आज जो जिराफ की लॉन्ग नेक है वो इसी का ही रिजल्ट है। फिर इन्होंने ये भी बोला कि जिस ऑर्गन का तुम जितना यूज करोगे सॉरी जिस ऑर्गन का तुम जितना यूज करोगे वो उतना डेवलप होगा, जिसका जितना कम यूज करोगे वो उतना खत्म होता चला जाएगा। अब जैसे आंखें हैं, तुम आंखें कितनी फोड़ते हो टीवी में, मोबाइल में, तुम्हारी आंखें तो खराब होती है ना, उनका विजन तो स्ट्रांग होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई तुम जो स्किल एक्वायर करते हो, जो भी एक्वायर्ड ट्रेट्स एक्वायर करते हो,
वो पास कर जाती है ऑफस्प्रिंग में, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोला जाता है. सो हिज आइडिया वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी साइंटिस्ट. ठीक है. सो ही सेड अकर्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. यूज एंड डिसयूज वाला है, जिराफ की नेक का एग्जाम्पल दिया था. एज they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffe slowly came to have the long necks. तो जिराफ में ऐसे लॉन्ग नेक्स आ गए, तो ये आइडिया किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया. इसके बाद इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. ये एक क्वेश्चन है, दुविधाजनक क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या किसी चलते हुए प्रोसेस का एक रिजल्ट है. तो अगर तुम इसको गहराई से सोचो तो तुम दोनों ही पॉइंट्स के आंसर को रिकलेक्ट कर सकते हो. तुम्हें कभी लगेगा कि हाँ भाई प्रोसेस है, कभी तुम्हें लगेगा हाँ भाई किसी प्रोसेस का रिजल्ट है. सो द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट और एनिमेट यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो तुम देख रहे हो इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. तो इस हिसाब से तो भाई हाँ इवोल्यूशन एक रिजल्ट रहा. When we describe the story of the world, we describe evolution as the process. लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की स्टोरी बताऊं कि ऐसे ऐसे लाइफ आई थी, आगे भी ऐसे ऐसे होगा, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस होगा. ठीक है. तो बस यही लाइन है. इसके बाद यहाँ पे थॉमस वो वाली बात की गई जो मैंने बोला था ना कि ये उसके थॉमस माल्थस के ऐसे ऑन पॉपुलेशन वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था. तो वही बात है, एक बार पढ़ लेते हैं. नेचुरल सिलेक्शन is based on certain observations which are factual. ये हाँ यहाँ पे it is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है. अब नेचुरल सिलेक्शन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए जो कि फैक्ट है बेसिकली. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, member of a population varies greatly in characteristics even though they look superficially similar, most of the variations are inherited. एक बार ध्यान से पढ़ते हैं. नेचुरल सिलेक्शन which are factual. For example, natural resources are limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuations, members of population vary in characteristics even though they look superficially similar. ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो नेचुरल सिलेक्शन मान के चलता है कि ऐसा होगा तो ऑपरेट होगा. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट होने चाहिए, पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होना चाहिए एक्सेप्ट कुछ सीजनल अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको छोड़ के. पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होने चाहिए, अगर डिफरेंट नहीं होगा तो फिर कैसे नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिज्म को. और सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होनी चाहिए. द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज एंड रियली आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैज बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. हम मान के चल रहे हैं कि अगर सारे रिसोर्सेज सही सलामत होंगे तो सबकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम ग्रोथ होगी. लेकिन जो रियल सिचुएशन है वो ऐसा नहीं है, सबकी ग्रोथ लिमिटेड है यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है यानी कि कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है. ओनली सम सर्वाइव्ड एंड अदर ग्रू, ये वो वाली बात है. तो बस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब हमारा क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं. कंपटीशन के चलते ही नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा बेटर अडेप्टेड है और कौन सा बेटर अडेप्टेड नहीं है. ठीक है. तो इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बताओ कि डार्विन किस टाइप के कंपटीशन का सपोर्टर था, इंट्रा स्पेसिफिक या फिर इंटर स्पेसिफिक, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन अकर. तो स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर स्पीशीज से नई नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना. सो इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स जिनको हम जीन्स के नाम से जानते हैं, influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. मतलब डार्विन ने जीन्स को कहीं से भी इससे रिलेट नहीं किया. ठीक है. In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, जिसका नाम है Enotheria lamarckiana, Enotheria lamarckiana, evening primrose का साइंटिफिक नेम. ठीक है. brought forth the idea of mutation, large differences arising suddenly in a population. तो तुम्हें पता है कि म्यूटेशन तो वैसे भी रैंडम होता है, किसी भी पॉपुलेशन में कभी भी हो सकता है. He believed that it is the mutation which causes evolution and not the minor variations heritable that Darwin talked about. डार्विन ने बोला कि कुछ छोटी मोटी ऐसी वेरिएशंस होती है जो इनहेरिट हो जाती है, बट हुगो de Vries ने बोला ऐसा नहीं है भाई, म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन से अचानक से कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन ही कॉज है.
सो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो कभी भी कैसे भी हो सकती है। लेकिन जो डार्विन के वेरिएशंस हैं वो स्मॉल है और डायरेक्शनल है, मतलब पता है कि भाई यही बनेगा आगे जाके। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन ग्रेजुअल था। While Hugo de Vries believed mutation caused speciation and hence it is called as saltation. म्यूटेशन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग से ही नई स्पीशीज की इजाद कर दे। तो नई स्पीशीज की अगर इजाद हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप पे एकदम झटके से इतनी बड़ी म्यूटेशन हो जाए कि नई स्पीशीज बन जाए। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट अबाउट सम क्लैरिटी। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इस पूरी लाइन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिंपली हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में पता करना है कि अगर मैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो मान लो कैपिटल टी के लिए हो गई P और स्मॉल टी के लिए हो गई Q। वही अगर मैं बात करूं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारे पास 3 टाइप्स के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ की हो जाएगी P², यहाँ की हो जाएगी 2PQ और यहाँ की हो जाएगी Q²। ये हो जाएंगे इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है। अगर एक और चीज, यहाँ पे P + Q = 1 और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोलूँ तो P² + 2PQ + Q² = 1। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है हमारी वो इक्विलिब्रियम में है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं है। सो ये हमारे 3 टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन है। देखो ये एक नेचुरल सिलेक्शन है, ये मीन वैल्यू है। अब मीन वैल्यू से मतलब नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद ये 3 टाइप्स के ग्राफ्स आर पॉसिबल। तो हो सकता है कि भाई एकदम से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट हो जाए, नहीं सॉरी, ऐसा हो सकता है कि जो पीक है इसी पीक पे और पॉपुलेशन आ जाए, या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, या फिर दोनों एक्सट्रीम्स फेवर्ड हो जाए। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन है। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये जो सेकंड वाला है इसे बोला जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, जैसे इंडस्ट्रियल पैलिनिज्म का वाला एग्जाम्पल था, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद फाइव फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स के नाम पता होने चाहिए। जीन का माइग्रेशन, जीन का फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को बिगाड़ती हैं। अगर तुम चाहते हो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो इसमें से जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जीन माइग्रेशन क्या होता है? जब पर्टिकुलर सेक्शन के लोग दूसरी जगह पे जाके एमिग्रेशन करते हैं तो उनके साथ साथ उनका जीन भी जाएगा, जीन जाएगा तो जीन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होंगी, तो उससे हो जाता है। रिपीटेडली अगर जीन माइग्रेशन हो रहा है तो उसे जीन फ्लो नाम दे देते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम, मान लो जैसे कि चींटियां थी, चींटियों की पॉपुलेशन थी, स्मॉल पॉपुलेशन थी और उस पर हाथी ने पैर रख दिया तो कुछ तो रैंडमली गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उससे भी जीनोटाइप पे फ्रीक्वेंसी पे चेंज आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए अगर तुम चाहते हो कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहे अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग। सो आगे क्या कहानी लिखी हुई है? When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies changes in original as well as new। यही है, जब यहाँ से दूसरी जगह पे पॉपुलेशन कॉलोनाइज करेगी तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? न्यू जीन्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट इन ओल्डर वन। सीधी सी बात है, यहाँ पे तो लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ एडिशन ही हो रहा है। There would be a gene flow if this gene migration happens multiple time। Repeated gene migration होगा तो उसे बोलेंगे gene flow। If the same change occurs by chance, it is called as genetic drift। अगर by chance हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं genetic drift। Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। बिल्कुल ही अलग स्पीशीज बन जाती हैं। तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड है, या फिर जैसे मान लो एक ये मेन लैंड है, ये मेन लैंड है और एक यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक।
मेन लैंड से यहाँ पे पहली बार कोई स्पीशीज आके कॉलोनाइज की, कोई भी स्पीशीज कॉलोनाइज की, तो जो पहली बार आएगी वो यहाँ की क्या हो जाएगी, फाउंडर, ये होगी फाउंडर स्पीशीज। अब ये फाउंडर स्पीशीज उधर वापस नहीं जा रही, ये यहीं पर रहेगी, यहीं पर अडेप्ट करेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल स्पीशीज थी उससे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगी स्पीशीएशन की तरह। Microbial experiment shows that advantage mutations when selected will result in observation of new phenotypes. Over few generations, this would result in speciation. ठीक है, speciation हो जाएगा. Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. तो नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ प्रोजेनिस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे. अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन और ड्यू टू जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड अलील्स इन फ्यूचर. मतलब सिंपल सी बात है, इनमें से कोई भी अगर चीज हुई तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा फ्यूचर जनरेशन में. अगर तुम एक ही लेवल पे देख रहे हो तो दोनों अलग अलग पॉपुलेशन में भी चेंज आएगा. Coupled to enhanced reproductive success, natural selection makes it look like different population. Natural selection can lead to stabilization, directional और disruption, जो हमने बताया था वो वाली कहानी है. यहाँ पे इतना कुछ खास important नहीं है, everything you know. Next, अब यहाँ पे brief account of evolution है. यहाँ पे तुम्हें facts को याद करना है कि किस टाइम पे क्या आया था. So about 2000 million years ago, यहाँ पे सबसे पहले क्या आई थी, cellular form of life. 3000 million years ago non-cellular. ठीक है. The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could have evolved into cell with membranous envelopes is not known. हमें नहीं पता कैसे हुआ वो सब. Some of these cells have ability to release oxygen. The reaction could have been similar to light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting complex. यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी बने थे जिनसे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, और ऑक्सीजन इवॉल्व होने के लिए यू नो दैट वी रिक्वायर फोटोलिसिस एंड फोटोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. इफ यू हैव रिमेंबर्ड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर ऑफ क्लास 11th, then you can very well correlate. Slowly single cell organisms become multicellular. सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर फॉर्म्स आई. By the time of 500 million years ago, invertebrates were formed and jawless fishes probably evolved 350 million years ago. तो तुम्हें टाइम फ्रेम याद रखना है. 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी. इसके बाद हमारे 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले अपने इन्वर्टिब्रेट्स आए थे. 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या आए थे, हमारे जॉलेस फिशेस. ये डायग्राम है. यहाँ से तुम्हें ना पहले सबसे पहले ये वाला पार्ट टारगेट करना. ये डेवोनियन, कार्बनिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये तुम्हारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही है जो हमने बताया ना, इपॉक, एरा, पीरियड्स, ये वाला जो टाइम फ्रेम है उसी में डिवाइड किया हुआ है. सारे पीरियड्स हैं, तो इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तुमसे पूछा जा सकता है. फिर ये मत कहना कि ये गिवन नहीं था एनसीईआरटी में, इस डायग्राम से ही निकाला है. ठीक है. और ये हमारे इपॉक्स, पैलियोजोइक्स, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये 3 चीजें हैं. अब यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो यहाँ तो ऐसा बोलेगा, कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अरोज इन क्रिटेशियस पीरियड, तो उसमें से जो ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से तुम्हें सेलेक्ट करना होगा. या फिर वो ऑप्शन ऐसे दे दे कि फर्न्स का एंसेस्टर कौन सा था, तो ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से करना पड़ेगा. समझ में आया. तो यहाँ से ऐसे तुम्हें डिकोड करना है. सबसे पहले ये वाला पार्ट टारगेट करना है, उसके बाद एंसेस्टर से कौन कौन निकल रहा है ये टारगेट करना है, कौन सा ग्रुप किस वाले पीरियड में आया था ये भी टारगेट करना है. ये प्लांट्स के लिए है, ऐसा ही एक एनिमल्स के लिए है. अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये 500 मिलियन ईयर्स के गैप से इनको बनाया गया है. ये 0 मतलब ये रीसेंट है, सबसे रीसेंट यही है. ठीक है. तो अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, उनसे 2 ब्रांचेस निकली, सोरोप्सिडा एंड साइनेप्सिडा. तो सोरोप्सिडा से आगे क्या क्या निकला है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट, ये सारा सोरोप्सिडा है बर्ड्स तक. और मैमल्स किससे निकले हैं, साइनेप्सिडा. तो क्वेश्चन पूछ लेगा मैमल्स किससे निकले हैं, साइनेप्सिडा से, साइनेप्सिड्स एंड सोरोप्सिड्स. ठीक है. इसके बाद आगे जाके वो पूछ लेगा कि मैमल्स का जो प्रिमिटिव एंसेस्टर है वो कौन है, फिर थेरेप्सिड, थिकोडोंट, प्लेकोसॉरस, कोई भी इसमें से ऑप्शन आ सकता है. वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं,
इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बट अगर आ गया तो जो मेन है वो तुम्हें समझना होगा कि एक तो साइनेप्सिड वाला पोर्शन जहाँ से मैमल्स निकले हैं, उसके बाद अभी आगे ऐसे पूछ ले कि सौरोप्सिड में से इनमें से कौन सा बना है, तो वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। और तो ये पूरा जो ऑर्डर है वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये वो है जो तुम्हें करना ही चाहिए। बाकी तो तुम अगर पूरी टेबल याद करके चले जाओ तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो हमारे जो मैमल्स हैं उनका एंसेस्टर बर्ड्स है या रेप्टाइल्स है, तो उनका एंसेस्टर कौन है? रेप्टाइल्स। मैमल्स बर्ड से नहीं ओरिजिनेट हुए, मैमल्स रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट, सीवीड्स एंड सी प्लांट्स। 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले सीवीड्स एंड सी प्लांट्स आए थे। We are told that the first organism that invaded lands were plants. They were widespread on land when animals invaded land. सबसे पहले जिन्होंने लैंड को इन्वेड किया, जो लैंड पे आके रहने लगे, these were the plants. They were widespread on land when animal landed land. Fishes with stout and strong fins could move on land and go back to water. जमीन पे आ जाती थी, जमीन से वापस से पानी में चली जाती थी। ये कब होता था? 350 मिलियन ईयर्स अगो। In 1938, ये इंपॉर्टेंट है, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth, यानी कि lobed fin fish, ये वाली जो बात कर रहे हैं, was thought to be extinct. These animals called lobe fins evolved into first amphibians. तो अगर कोई पूछे कि एम्फीबियंस का एंसेस्टर कौन है, किससे डिराइव टू एंसेस्टर्स, तो दीज आर डिराइव फ्रॉम द लोब फिन्स, एंड लोब फिन्स फिशेस होती है। इसका नाम क्या है? सीलोकैंथ। However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. The amphibians evolved into reptiles. They lay thick shelled eggs which do not dry up in sun like those of the amphibians. Amphibians के अंडे थोड़े से जेली लाइक होते हैं, रेप्टाइल्स के अंडे थोड़े से कैल्केरियस शेल से कवर्ड रहते हैं, कैल्केरियस शेल। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इस टाइप के एग्स को बोलते हैं क्लिडोइक एग्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, द टर्टल्स, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल्स. In next 200 million years or so, reptiles of different shape, size dominated the land. Giant ferns यानी कि टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे फॉल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन था इसमें से जो कोल्ड डिपॉजिट्स बनाता था, तो दीज वर द जायंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ रेप्टाइल्स वापस से पानी में गए इन ऑर्डर टू इवॉल्व इनटू अ फिश लाइक क्रिएचर. उसका एक एग्जांपल क्या है? इक्थायोसॉरस. सबसे बड़े डायनासोर का नाम क्या है? टायरेनोसोरस रेक्स. टायरेनोसोरस रेक्स अभी तुम्हें याद है ना, पीछे देखा था हमने, यहाँ कहाँ गया, ये रहा हमारा टायरेनोसोरस रेक्स, ये 20 फीट विशाल महाकाय. जुरासिक पार्क मूवी में तुमने देखा होगा ना, पीछे लोगों के पीछे जो बड़ा सा डायनासोर आता है वो यही है, टायरेनोसोरस रेक्स. यहाँ आगे. So 20 feet in height, fearsome dagger-like teeth. About 65 million years ago, dinosaurs suddenly disappeared from the earth. ये टाइम हमारा जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसका, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस. हाँ, we do not know that the true reason. हमें नहीं पता, अलग अलग थ्योरीज हैं. कोई बोलता है मेटेरॉइड गिरा था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसकी कोई ऑब्वियस थ्योरी हमें नहीं पता. Some says climatic conditions killed them. Some says most of them evolved into birds. ट्रुथ क्या है हमें नहीं पता. बाकी स्मॉल साइज के रेप्टाइल्स तो आज भी मौजूद हैं. एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे नीट में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मैमल लाइक श्रूज. श्रूज छोटे छोटे चूहे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी नुकीली थोड़ी नाक होती है, और ये सबसे पहले हमारे जो मैमल्स थे वो श्रूज जैसे ही दिखते थे. देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज. मैमल्स वर विविपैरस, यंग वंस ले करते थे, एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger at least. ठीक है, नई बात नहीं है. When reptiles came down, mammals took over the earth. मतलब reptiles के fall के बाद किसका दबदबा बन गया? mammals का. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bears, rabbits, etc. due to continental drift. Continental drift पता है ना तुम्हें, जब वो गोंडवाना आइलैंड ब्रेक डाउन हुआ था और जो प्लेट्स थी वो शिफ्ट हुई थी. When South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from other mammals. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स या एनिमल्स पास में आए,
तो उसमें नॉर्थ अमेरिका की जो मैमल्स थी उन्होंने दबदबा बना लिया साउथ अमेरिकन के ऊपर। और यही अगर मैं बात करूँ मार्सुपियल पाउच्ड एनिमल्स की ऑस्ट्रेलिया में, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से उनका जो कंपटीशन था वो कम हुआ, क्योंकि मे बी उनके कॉम्पिटिटर सेपरेट आउट हो गए। नेक्स्ट है सम मैमल्स लाइक होल इन वाटर, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउस आर एग्जांपल, जो पानी वाले मैमल्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, स्पेशल स्टोरी। तो ये तो कुछ नहीं करना हमें, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम बंदरों से आए हैं, बंदर हमारे पूर्वज हैं, बट दिस इज नॉट द स्टोरी। एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे एक लाइन निकली है ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ और एक लाइन निकली है एप्स की इवोल्यूशन की तरफ। मंकीज, चिंपैंजी, गिब्बन्स, ऑरंगुटन्स, इन सब की अलग लाइन निकली थी। सो वी बोथ यूज्ड टू हैड अ कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस एग्जिस्ट। कौन कौन? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। बट इनमें से भी मैं ऑर्डर पूछूं तो पहले ड्रायोपिथेकस एंड सेकंड रामापिथेकस। दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज। बहुत ज़्यादा हेयरी होते थे और ये 4 टांगों पर ऐसे चलते थे और जब सबकी जो लेंथ थी वो बराबर होती थी। रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक, पूछ लिया जाएगा, एंड ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। दोनों में से ड्रायोपिथेकस एप लाइक था, रामापिथेकस मैन लाइक था। जो रिसेंट होगा वो मैन लाइक होगा क्योंकि हम मैन इवोल्यूशन पर फोकस्ड हैं। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Tanzania and Ethiopia में man-like bones भी देखने को मिली थी. These revealed hominid feature leading to believe that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa. Eastern Africa की बात चल रही है जहाँ से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमें हड्डियाँ मिली इंसानों जैसी, जिनसे पता चला कि भाई होमिनिड फीचर वाले भी प्राइमेट्स आ चुके हैं। और ये बात कब की है? 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले। They were probably not taller than 4 feet but walked upright. ये सीधा खड़ा होकर चलते थे लेकिन थोड़ा झुक के चलते थे, एकदम स्ट्रेट नहीं थे। कितने फीट के थे? 4 फीट के होते थे। इनको आगे क्या लिखा है? 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तुमने वो मूवी देखी हो अगर, लूसी, तो लूसी जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही था, ठीक है। उसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस। तो ये था ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड्स में। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स। ये स्टोन मतलब ऐसे चलते जाते थे और स्टोन के पत्थर से मारते थे। बट एसेंशियली एट फ्रूट्स, मीन्स दे वर नॉट नॉन वेजिटेरियन। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। कुछ बोन्स बाकी बोन्स से अलग थी। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कॉल्ड होमो हैबिलिस। तो ये जो हड्डियां मिल रही थी इंसानों जैसी, जिसमें इंसान जैसे से कुछ तो थी जो ट्रूली इंसान जैसी थी, इनको कहा गया होमो हैबिलिस। तो पहला ह्यूमन लाइक अगर बीइंग बोला जाए तो वो होमो हैबिलिस है, क्योंकि तुम्हें इसके जीनस में दिख रहा होगा टर्म होमो। ब्रेन कैपेसिटीज इनकी कितनी होती थी? 650 to 800 सीसी। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, यानी कि ये भी नॉन वेज नहीं थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस। तो कुल मिला के ऑर्डर क्या है? ड्रायोपिथेकस, यहाँ से ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, फॉलोड बाय रामापिथेकस, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फॉलोड बाय होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। इसके बाद क्या आए थे? होमो इरेक्टस आ गया था, निएंडरथल्स, और फिर हमारे होमो सैपियंस आ गए थे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी? 900। तो धीरे धीरे हमारी क्रेनियल कैपेसिटी भी अप होने लगी। ये हमारा एक कंपैरेटिव अकाउंट है। ये ह्यूमन का स्कल है, ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है, एंड ये एडल्ट चिंपैंजी। अब तुम्हें इसका माउथ स्नाउट निकला हुआ लग रहा है, इस टाइप के माउथ को बोलते हैं प्रोग्नाथस स्कल। प्रोग्नाथस यानी कि ऐसे निकला हुआ स्कल, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन का स्कल है वो किससे ज्यादा सिमिलर लग रहा है? हमारे बेबी चिंपैंजी से एज कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। आगे होमो इरेक्टस भी ये मीट खाते थे, बेसिकली ये कैनाबैलिज्म शो करते थे। कैनाबैलिज्म मतलब अपनी स्पीशीज के लोगों को मार के खा जाना।
ये इतने पापी हो गए थे कि इनकी अगली वाली जो स्टेज आई थी यानी कि निएंडरथल्स, वो उतने ही ज्यादा रिलीजियस हो गए, होता है ना पापों का प्रायश्चित करना उस टाइप से। ये कैनाबलिज्म शो कर रहे थे। निएंडरथल्स आए अगले। निएंडरथल्स का क्रेनियल कैपेसिटी थी 1400 सीसी। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहने लगे कब? 1 लाख साल से 40,000 साल के बीच में। ये लाइन पूछी जाती है, दे यूज टू हिट हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। हाइट्स का यूज करते थे और ये धार्मिक थे बहुत ज्यादा, तो जो भी इनकी डेड बॉडीज होती थी उनको ये बरी भी करते थे बकायदा। होमो सैपियंस arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races। अलग अलग रेसेस में बट गए हम। होमो सैपियंस यानी कि हम नॉर्मल मैन की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग आइस एज यानी कि 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो होमो सैपियंस अरोज। तो होमो सैपियंस तुम्हारी हिस्ट्री में बांटा जाता है ना, स्टोन एज और कॉपर एज, आइस एज। तो आइस एज के टाइम, जो कि इसकी ड्यूरेशन ये थी, उस टाइम पे होमो सैपियंस से पहले आए थे। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000। यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया, 18,000 ईयर्स पहले हमारा वो जो केव पेंटिंग्स थी वो सारी आई। तो यहाँ पे तुम्हारे कोई बेसिकली कह दूँ मैं सीधे सीधे तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मेरा तुमसे यही रहेगा कि एक एक लाइन, वैसे तो पूरा बकवास, मतलब बकवास नहीं कहना चाहिए, थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत थ्योरी है, लेकिन काम काम की चीज़ सबसे होता है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट टॉपिक जहाँ पे लिखा है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो वहाँ से तो तुम्हारी सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स जो बन रहे हैं स्पेशली वो प्लांट्स वाला और एनिमल्स वाला जो मैंने दिखाया था, साइनेप्सिड्स और ऑप्सिड्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, वो सारा, उसका तुम एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देख लेना और किस पार्ट में कौन सा ग्रुप डोमिनेट किया था वो वाला पार्ट भी देख लेना। तो दिस वॉज ऑल फॉर द इवोल्यूशन एनसीईआरटी लाइनर्स। कल हम इसके सारे नीच के लाइक यूज करेंगे, तो उस सेशन को प्लान करना और फिर देखना इवोल्यूशन को तुमने कितने अच्छे से कवर किया है। सो टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।